जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको क्या है कि क्लास 12th के जो कि 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए विशेषकर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए, क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके जो चैप्टर संख्या जो 4 है जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो राजनीति विज्ञान के जो चौथा लेसन है भारत के विदेश संबंध, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन सहित हर एक ऑप्शन को उठाएंगे। जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न निकलेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर हम साझा करेंगे। तो आप लोग इसे क्या करेंगे कि कॉपी कलम लेकर नोट करते चलेंगे। और वीडियो जो होगी थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि भारत के विदेश नीति। तो सबसे पहले इसको समझिए। तो भारत की जो विदेश नीति है वो आपको गुटनिरपेक्ष है। क्या है? गुटनिरपेक्ष है। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि ये जो गुटनिरपेक्षता है, इस गुटनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, या गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना क्या कहलाता है, तो आपको गुटनिरपेक्ष नीति कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो ये जो दुनिया है वो आपको दो बड़ी महाशक्तियों में बंट गई। एक का नेतृत्व जो था वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और एक का नेतृत्व जो था सोवियत संघ कर रहा था। तो इन दोनों गुटों ने क्या कि दुनिया के अनेक देशों को अपने पाले में करने का प्रयास किया। हमारे भारत को भी यह ऑफर दिया गया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा भैया अमेरिका न हम तुम में रहेंगे, सोवियत संघ को कहा न हम आप में रहेंगे, हम अपनी एक अलग विदेश नीति बनाएंगे जो आपको गुटनिरपेक्ष के नाम से बाद में जाना गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और किया जा सकता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि हमें विश्व के अनेकों देशों से क्या करना था, सहयोग लेना था। क्योंकि उस समय है क्या हुए थे कि नवीन रूप से स्वतंत्र हुए थे। यानी कि उस समय समझिए कि हमारी एक नई जन्म हुई थी। उस समय हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। अगर किसी एक गुट में हम शामिल हो जाते तो दूसरा गुट हमारा क्या करता, मदद नहीं करता। इसलिए भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है ना, वो आपको गुटनिरपेक्ष अपनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है, तो वो आपको गुटनिरपेक्ष है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और किया जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे। तो देखिए, भारतीय विदेश नीति के जो जनक थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जिसको हम लोग नैम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नॉन एलिग्नेड मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में जो प्रमुख थे वो कौन थे, तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से संबंध रखते थे। इसके अलावे इनके अन्य साथियों भी थे, जैसे जोसेफ टिटो जो कि युगोस्लाविया के थे। उसके बाद है आपको एनक्रूमा जो कि घाना के थे, अब्दुल कर्नल नासिर जो कि आपको मिस्र के थे, और डॉक्टर सुकर्नो जो कि आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो इन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया था कि एक नई मतलब की नीति अपनाई, ठीक है ना, जिसको कहा गया गुटनिरपेक्ष देशों की नीति, ठीक है ना। तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह आपको 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। तो आइए, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए, नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था। तो देखिए, नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता की नीति का जो पहला परीक्षण हुआ था 1950 में कोरिया की लड़ाई में। तो देखिए, कोरिया की लड़ाई यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो जब इस दोनों की लड़ाई हुई तब क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हुआ था कि दोनों पक्षों को आक्रमण के लिए क्या किया कि दोषी ठहराया। और इस मुद्दे को क्या हुआ कि इन्होंने यानी कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में दुनिया से रिक्वेस्ट किया कि इस दोनों देशों का जो युद्ध है उसे क्या किया जाए, शांत कराया जाए। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि कोरियाई युद्ध जो है वह कब से कब तक चला था, तो वह आपको 1950 से लेकर 1953 तक चला था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि जो कोरिया है यह किसका उपनिवेश था। तो देखिए, कोरिया जो है वो पहले जापान का उपनिवेश था, लेकिन जापान ने इसे 1945 में क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो उसी कोरिया से बाद में चलकर क्या हुआ था कि आपको दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया बना था। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, 2 में भारत ने
किस देश के साथ, ठीक है ना, संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए? तो देखिए भारत ने चीन के साथ क्या किया था कि पंचशील समझौता किया था। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी कि चीन के साथ हमने क्या किया था, पंचशील समझौता किया था। यानी कि भारत सरकार के द्वारा पंचशील समझौता जो था वो आपको चीन के साथ किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो पंचशील समझौता है यह कब हुआ था? तो देखिए पंचशील समझौता वर्ष 1954 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1954 में, यानी कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता जो था वह हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहीं चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, इन दोनों आदमी ने मिलकर क्या किया था कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ से एक बात आती है कि जो पंचशील समझौता है इसके जो मुख्य बातें थी वो क्या थी, यानी कि इसके जो प्रस्तावना के जो 5 मुख्य बातें थी, 5 मुख्य बिंदु थी वह क्या थी? तो पंचशील समझौता का सबसे पहला जो बात था वह था कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का क्या करना, आदर करना। यानी कि जो हमारी एकता अखंडता है, ठीक है ना, उसका क्या करना कि आदर करना। और एक हम स्वतंत्र देश के रूप में रह रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे को ऐसी मान्यता देंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा था कि एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा था समानता व परस्पर लाभ के लिए क्या करना, कार्य करना। पांचवा जो था वह था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। तो ये सभी जो था पंचशील समझौता की क्या थी कि मुख्य बातें थी। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं 2 नंबर प्रश्न करा है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए? तो वो आपको चीन के साथ। आइए तीसरा नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको यहाँ से याद रखना होगा कि ये जो मैकमोहन रेखा है, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, इसका निर्धारण जो हुआ था वर्ष 1914 में शिमला में हुआ था। तो मैकमोहन रेखा कहाँ हो गया? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए भारत और चीन के बीच में 2 ऐसी रेखाएं हैं, ठीक है ना, एक जो है आपको मैकमोहन रेखा और एक जो है LAC, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि LAC और मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ये जो क्या कहते हैं मैकमोहन रेखा है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहीं आपको LAC जो है वो आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अथवा ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो देखिए ये जो ताशकंद समझौता है, ठीक है ना, ये आपको 10 जनवरी 1966 को आधुनिक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। और इस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो आपको जनरल अयूब खान थे। तो इन दोनों के बीच में 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था कि ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 के भारत और पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो ताशकंद समझौता है, इस ताशकंद समझौता की जो मुख्य बातें थी वह क्या थी? तो देखिए ताशकंद समझौता की जो मुख्य बातें थी आप इसे कॉपी में नोट करते चलेंगे भी, ठीक है ना। तो देखिए पहला बात ताशकंद समझौते का था कि शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे कि दोनों देश अपने विवादों का समाधान करेंगे। सबसे पहली बात थी यह कि शांतिपूर्ण ढंग से दोनों देश क्या करेंगे कि आपसी विवाद का समाधान करेंगे। दूसरा था कि दोनों देश किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनके विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं करेंगे। तीसरी बातें थी दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे, क्योंकि 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद क्या हुआ था कि यह संधि हुआ था। तो संधि में इस बात को रखा गया कि दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे और 5 फरवरी 1966 तक उनकी सेनाएं जो है 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी कि भारत के द्वारा क्या हुआ था कि लाहौर तक के क्षेत्र को भी क्या कर लिया गया था कि जीत लिया गया था, ठीक है ना। तो फिर उसे क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया, क्योंकि संधि में ऐसी बातें कही गई थी कि दोनों देश जो है पूर्व की भांति अपनी सेना को रखेंगे। चौथा था कि दोनों देश युद्धबंदियों को क्या करेंगे कि रिहा करेंगे, यानी कि ताशकंद समझौता की चौथे बातें थी। पांचवा बातें जो थी यानी कि 5वीं बातें
ताशकंद समझौता का वह था कि दोनों अपने संबंधों को क्या करेंगे, सुधारेंगे। क्या करेंगे, सुधारेंगे, क्योंकि जब हमारा संबंध अच्छा होगा तो हमारा विकास जो होगा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को भी आपको क्या करना है कि बढ़िया से नोट करते चलना है। तो आइए हम ताशकंद समझौता के मुख्य बातों को एक बार और बोल देते हैं। पहला, दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवादों का समाधान करेंगे। दोनों देश किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे और अपने पूर्ववत स्थिति में लौट जाएंगे। चौथा, युद्धबंदियों को रिहा करेंगे। पांचवा, दोनों देश अपने संबंधों को क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो वही प्रश्न कह रहा है आपसे चौथा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो आपको ताशकंद समझौता पर। तो देखिए यहाँ पर एक समझौता दिया हुआ है, ठीक है ना, कि आपको सिंधु नदी समझौता। तो इस पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, यानी कि इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वैसे हम इस सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी बातें आगे है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वह आपको सिंधु नदी जल समझौता पर। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो सिंधु नदी जल समझौता है यह हुआ कब था। तो देखिए, सिंधु नदी जल समझौता जो है वह आपको वर्ष 1960 में हुआ था। याद रखिएगा कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, वर्ष 1960 में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था, तो यह आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भारत जो है सिंधु प्रणाली की नदियों के 20% जल का ही क्या करेंगे कि प्रयोग करेंगे, और शेष जल जो है उसका प्रयोग जो है वो आपको पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो फिर यहां से एक प्रश्न आती है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है यह आपको कब हुआ था। तो देखिए, सिंधु नदी जल समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आपको पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खां, इनके बीच हुआ था। तो आपसे एक नंबर में प्रश्न किया जाएगा कि 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको ये जवाहरलाल नेहरू, और जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो हो जाएगा जनरल अयूब खां। तो इस समझौते के तहत जो सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियाँ थी, ब्यास, रावी, सतलज, इसके जल का जो उपयोग है, यानी कि ब्यास, रावी, सतलज, इसका नियंत्रण जो है वह भारत सरकार को दे दिया गया। वहीं आपको सिंधु प्रणाली की जो पश्चिमी नदी थी, सिंधु, चिनाब, झेलम, इसका नियंत्रण जो है वह पाकिस्तान की सरकार को दे दी गई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। और एक चीज़, हाँ, इस समझौते में क्या हुआ था कि आपको जो विश्व बैंक है उसने क्या किया था कि अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी जो थी वो आपको निभाई थी। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत पाक के बीच हुए किस समझौते में विश्व बैंक ने अपनी भूमिका निभाई थी, तो वो आपको सिंधु नदी जल समझौता में, जो कि आपको 19 सितंबर 1960 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे जनरल अयूब खां, उसके द्वारा क्या किए गए थे कि आपको हस्ताक्षर किए गए थे। और इस समझौते के तहत क्या था कि सिंधु नदी के, यानी कि सिंधु नदी प्रणाली के जो 80% जल है उसका प्रयोग जो है पाकिस्तान के द्वारा, जबकि 20% जल के जो प्रयोग है वह भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। हालांकि यह विवादास्पद है। इस समझौते के तहत ब्यास, रावी और सतलज जैसी पूर्वी नदियों का जो नियंत्रण है वह भारत को दे दिया गया। वहीं आपको सिंधु, चिनाब, झेलम जैसी नदियों का जो नियंत्रण है वो आपको पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं शिमला समझौता के बारे में, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ए में शिमला समझौता भी दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा शिमला समझौता के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो शिमला समझौता है यह आपको हुआ कब था। तो शिमला समझौता जो है वो आपको 3 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो शिमला समझौता है इस पर जो हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की ओर से जो सिग्नेचर किए थे वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि शिमला समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री, जबकि आपको जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो शिमला समझौता है इसकी जो मुख्य बातें थी वह मुख्य बातें क्या थी, इस पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं। तो देखिए, शिमला समझौता की जो पहली मुख्य बातें थी वह थी कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुता का सम्मान करेंगे, बलपूर्वक या उसकी धमकी का आह्वान नहीं करेंगे। यानी कि दोनों देश क्या करेंगे कि एक दूसरे की जो क्या है प्रादेशिक अखंडता है उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे।
दोनों देश 30 दिनों के भीतर अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक वापस कर लेंगे। चौथा जो था, दोनों देश युद्धबंदियों को रिहा कर देंगे। दोनों देश अपने परस्पर संबंध को सुधारेंगे। तो ये सारे बातें जो थी वो आपको शिमला समझौता का था, ठीक है ना। शिमला समझौता हुआ कब था? तो 3 जुलाई 1972 को। किसके बीच? तो वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। कहाँ? तो शिमला में 3 जुलाई 1972 को, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है? लिख लेना है। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 5 में, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो देखिए, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था वो आपको 18 मई 1974 को, यानी कि भारत के द्वारा जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह कब किया गया था? 1974 में, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया था वह आपको कहाँ किया था? तो यह आपको राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण नामक जगह पर 18 मई 1974 को किया गया था। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थे। और इस प्रकार से भारत जो था उस समय दुनिया का 6ठा शक्तिशाली देश बना जिसने क्या किया था कि आपको परमाणु परीक्षण किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो आपको स्माइलिंग बुद्धा था, यानी कि बुद्धा मुस्कुराए। और इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो आपको आरजे रमन्ना साहब थे। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। इसके बाद भारत ने 24 वर्षों के बाद 11 व 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए थे। तो भारत के द्वारा जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 11 और 13 मई 1998 को, जिसमें 11 मई को क्या हुआ था कि 3 परमाणु विस्फोट किए गए। वहीं आपको 13 मई को 2 परमाणु विस्फोट किए गए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि 1998 में भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए थे? तो आपको 5 किए थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि 1998 में हुए परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो क्या था? तो वो आपको शक्ति, यानी कि 1998 था, या शक्ति 98 कहिए, ठीक है ना, या इसी को कहा गया ऑपरेशन शक्ति 1998। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उस समय वो आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम थे। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आइए इस चीज़ को हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 11 और 13 मई 1998 को। और इस 2 दिनों में क्या हुआ था कि 5 परमाणु विस्फोट किए गए थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि 1998 में हुए परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो क्या था? तो वो आपको शक्ति 98 था। यह भी प्रश्न आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय इस परमाणु परीक्षण के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो आपको कौन थे? तो डीआरडीओ के प्रमुख जो उस समय थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर आइए इसमें आगे क्या कर रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न में, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारत ने क्या किया है कि पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर क्या किया है कि आपको हस्ताक्षर किया है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना, कि ये जो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है यह कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीटीबीटी, यानी कि पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी इसको बोला जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं। तो इस संधि का जो मुख्य बातें थी वह क्या थी कि जो देश मतलब पीटीबीटी पर हस्ताक्षर करेंगे वह आपको भूमिगत क्या कर सकते हैं कि परीक्षण कर सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान में रखकर करेंगे कि किसी पड़ोसी को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो आप क्या कहिएगा? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर इन्होंने क्या किया था कि 1963 में हस्ताक्षर किया था हमारा भारत ने, ठीक है ना। इस परीक्षण या इस संधि में जो मुख्य बातें थी वो क्या थी कि कोई भी देश क्या कर सकता है कि भूमिगत परीक्षण कर सकता है, लेकिन ध्यान रखे कि पड़ोसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए उसके बाद है ख नंबर ऑप्शन, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जो कि 1968 में हुआ था और यह जो अस्तित्व में आया था वो आपको 1970 में आया था।
तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर परमाणु अप्रसार संधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, यानी कि एनपीटी इसे कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसमें जो है अभी यानी कि क्या कहते हैं 191 कंट्री जो है इसके अभी क्या है कि इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, यानी कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है इस पर कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? 191 देश। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जो आपको एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, जैसे कि आपको इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सब ऐसे देश है, सूडान हो गया। ये सब क्या है कि आपको एनपीटी यानी कि प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1968 में। लेकिन यह अस्तित्व में जो आया था, ठीक है ना, यह एक्टिव जो हुआ था 1970 में हुआ था। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है एक आपको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीटीबीटी। क्या बोलते हैं? सीटीबीटी। तो सीटीबीटी पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1996 में हुआ था। तो आइए इस सीटीबीटी का पूर्ण रूप जानते हैं। तो देखिए सीटीबीटी का पूर्ण रूप होता है कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या होता है? कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी का क्या होता है कि आपको पूर्ण रूप होता है, यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो यह संधि जो हुई थी कब हुई थी? 1996 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है एक जो है बगदाद संधि, यानी कि बगदाद संधि कहने का मतलब हुआ कि इसी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको सीटों की क्या हुई थी कि स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना, कि ये जो बगदाद संधि है यह आपको कब हुआ था? तो बगदाद संधि जो है वो आपको 1959 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और बगदाद संधि के द्वारा ही सीटों नहीं सेंटों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो यहाँ हमें मिस्टेक से सीटों बोला गया है, तो आप याद रखिएगा कि बगदाद संधि के द्वारा जो था वो आपको किसकी स्थापना हुई थी? तो वो आपको सेंटो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? सेंटो को, जो कि अमेरिकी नेतृत्व का क्या था? एक गुट था। चलिए अब हम चलते हैं 7 में। भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो देखिए भारत को जो है वो आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मंच में क्या है कि आपको पूर्ण संवाद भागीदारी का दर्जा प्राप्त है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो आसियान है यह क्या है, कि आसियान के बारे में बताइए। क्योंकि देखिए ये जो एशियाई क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इसके जो पेरेंट संस्था है, ठीक है ना, जो है आसियान, तो उस आसियान के बारे में जान लेना है। तो देखिए तो सबसे पहले ये जो आसियान है, आसियान को आपको सबसे पहले पूर्ण रूप जानना होगा। तो देखिए आसियान का जो पूर्ण रूप है, ठीक है ना, वह क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना, यानी कि क्या कहते हैं इसको? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या है कि आपको एक संगठन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये जो आसियान है यह जो अस्तित्व में आया था यह आपको 8 अगस्त 1967 को आया था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न किया जाएगा कि सर आसियान में सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए आसियान में जो सदस्य देश है वो आपको 10 है। कौन कौन से सदस्य देश 10 है? तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक पर इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक को देखिए क्या है, इस फिल्म, क्या है? इस फिल्म में कथाबी ब्रुनेई है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस फिल्म में कथाबी ब्रुनेई है। याद रहना चाहिए कि ट्रिक के लिए क्या याद रखना होगा आपको? इस फिल्म में कथाबी ब्रुनेई है। इससे आसियान के जो आपको 10 कंट्रीज है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए ई से इंडोनेशिया, स से सिंगापुर, फिल्म है अब, तो फी से फिलीपींस, ल से लाओस, एम से मलेशिया। इस फिल्म में तो में से म्यांमार, क से कंबोडिया, थ से थाईलैंड, बी से वियतनाम और ब्रुनेई। तो इस प्रकार से आसियान में जो सदस्य राष्ट्र की संख्या है मेरे भाई वह कितने हैं? तो वह आपको कितने हैं? तो वह 10 है। क्या है? 10 है। और इस आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको जकार्ता में। तो इन सारे चीज़ों को आपको मतलब याद रखना है, ठीक है ना। और शुरू में ही बताए थे कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम कई ऑप्शनों को भी क्या करें समाहित कर रहे हैं। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम 7 के डी नंबर ऑप्शन को क्या करते हैं कि मतलब विश्लेषण करते हैं। तो देखिए 7 के डी नंबर ऑप्शन है शंघाई सहयोग संगठन, यानी कि इसको बोला जाता है इंग्लिश में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो शंघाई सहयोग संगठन है ये आपको 2001 में क्या हुआ था कि अस्तित्व में आया था। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और ये जो शंघाई सहयोग संगठन है ये आपको एशिया और यूरोप के देशों को क्या किया है कि जोड़ने का कार्य किया, अर्थात यह यूरेशियाई देशों का क्या है कि आपको एक संगठन है जिसका मुख्यालय
मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसके जो सदस्य राष्ट्र है उसको याद रखिए। तो देखिए इसमें 8 सदस्य राष्ट्र है, जिसमें आपको सबसे पहले 2 ऐसे राष्ट्र है जिसको आपको याद कीजिए आसानी से। तो वह 2 राष्ट्र कौन कौन है? तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद चीन, रूस। तो देखिए जहाँ भारत वहाँ पाकिस्तान, जहाँ चीन वहाँ रूस। तो ये 4 को याद हो जाएगा। उसके बाद जो 4 देश बचते हैं उसको याद रखेंगे ताऊ काकी के नाम से। किसको? ताऊ काकी। तो अब यहाँ से आप कहेंगे कि सर ताऊ काकी कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए ता से तजाकिस्तान, ठीक है ना, यानी कि ता से तजाकिस्तान, उ से उज्बेकिस्तान, उसके बाद है का, तो का से कजाकिस्तान और की से किर्गिस्तान। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको एससीओ में जो आपको मेंबर्स की संख्या है वो आपको कितनी है? तो वो आपको 8 है। कौन कौन है? तो भारत, पाक, ठीक है ना, रूस, चीन, उसके बाद तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भारत और पाकिस्तान है यह वर्ष 2017 में क्या हुआ था कि एससीओ का मेंबर बना था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि लिख लेना है, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लग रही है आप लोग फीडबैक अपना जरूर दीजिए। चलिए 8वां नंबर, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो देखिए भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो किया था वो आपको वर्ष 1998 में किया था। कब किया था? वर्ष 1998 में। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, जो कि 1998 में 11 और 13 मई को। और कितने परमाणु परीक्षण हुए थे? 2 दिनों में। तो 5 परमाणु परीक्षण, 11 मई को 3, और आपको जो 13 मई है उस दिन 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और उस समय अमेरिका हम पर अपने सैटेलाइट से गहरी नजर रखा हुआ था, ठीक है ना। और ये जो दूसरे परमाणु परीक्षण है, यह परीक्षण जो हुआ था वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में हुआ था। जबकि आपको ये जो दूसरे परमाणु परीक्षण है इसके जो क्या है कि प्रोजेक्ट जो है उसको जो तैयार किया गया था वो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या किया गया था? तैयार किया गया था। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो क्या था? तो आपको शक्ति 98 था, या आप ऑपरेशन शक्ति 1998 नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो आपको 3 जुलाई 1972 को हुए शिमला समझौते पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से लिख लेना है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रधानमंत्री थे भारत के वह इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए 10 में, एशियाई क्षेत्रीय मंच किस संगठन से है? तो देखिए एशियाई क्षेत्रीय मंच जो है वो आपको आसियान से है। और अभी बताएं कि आसियान में आपको 10 सदस्य राष्ट्र है, वो कौन कौन है? तो आपको इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको जकार्ता में। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या? एक संगठन। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब आइए, अब हम चलते हैं इसके पहले नंबर ऑप्शन पर, यूरोपीय संघ। तो देखिए यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। और याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ में जो अभी सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो आपको कितनी है? 27 है। कितनी है? 27 है। मतलब कि यूरोपीय संघ में जो अभी सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वह कितनी है? तो वह आपको 27 है। कितनी है? 27 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि लिख लेना है। और यूरोपीय संघ से हाल ही में कौन देश अलग हो गया है? तो आपको ब्रिटेन अलग हो गया है। तो यूरोपीय संघ जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इस पर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे, आपको वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होती है आप तुरंत कमेंट करें, आपकी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बाद ख नंबर जो है ऑप्शन 10 का वह है आपको दक्षेस। तो दक्षेस कहने का मतलब हुआ कि मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो दक्षेस है इसको इंग्लिश में हम लोग सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। तो सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका जो स्थापना हुई थी सार्क का, ठीक है ना, इसका जो गठन हुआ था मतलब 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सार्क में सदस्य राष्ट्र जो है वह अभी वर्तमान में कितने हैं? तो देखिए सार्क में जो भी सदस्य राष्ट्र है मेरे भाई वह अभी आपको 8 है। वह 8 राष्ट्र जो है कौन कौन है? तो देखिए तो इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। वह ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक को याद रखिएगा। श्री भाभू ने, किसने? श्री भाभू ने, ठीक है ना। बाप का माल, किसका माल? बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया?
अफगानिस्तान को दिया। तो देखिए सी से श्रीलंका, भ से भारत, भू से भूटान, न से नेपाल, बा से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, माल से मालदीव और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से ये जो सार्क है इसमें सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी है, तो वो आपको 8 है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय जो है वो आपको काठमांडू में है और सार्क का गठन जो हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है ना। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 10 में एक ऑप्शन छूट रहा है आपको, यानी कि ग, ठीक है ना, जो है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाफ्टा। क्या बोलते हैं, नाफ्टा, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा कि नाफ्टा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। और इस नाफ्टा में 3 देश जो होते हैं वो आपको शामिल होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है ना। और इस नाफ्टा का जो मतलब गठन हुआ था, या ये जो नाफ्टा जो अस्तित्व में आया था यह आपको 1994 में आया था। तो इन चीज़ों का आपको बढ़िया से क्या करना है कि लिख लेना है। तो देखिए नाफ्टा का जो अस्तित्व में आना हुआ कब हुआ, 1994 में। नाफ्टा का पूर्ण रूप तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये जो नाफ्टा है, नाफ्टा में कितने देश आते हैं, तो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। और इस नाफ्टा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। तो 10 का सही आंसर डी। चलिए 11 में, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा आपको श्रीलंका, क्योंकि बाकी के जो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, अभी आप हाल में पढ़े हैं कि ये सभी जो है आसियान कंट्री है। चलिए 12 में चलते क्या है, देखिए क्या करा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए शुरू में बताए थे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में क्या होना, कि शामिल नहीं होना। क्या कहलाता है, तो वो आपको गुट निरपेक्षता कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो गुट निरपेक्ष नीति है इसके जो जनक थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो, एन क्रूमा, अब्दुल नासिर, डॉक्टर सुकर्नो, ये सभी जो थे वो आपको क्या थे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या थे कि जनक थे। गुट निरपेक्ष देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपको बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में कब हुआ था, तो वह आपको 1961 में हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना है। चलिए 13 में, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो यह आपको चीन। और ये जो पंचशील समझौता है भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था कि 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था कि 5 मुख्य बिंदु रखे गए थे कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभु सत्ता का दोनों देश आदर करेंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता व परस्पर लाभ के लिए कार्य करेंगे, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखेंगे। ये सभी जो था पंचशील समझौता की मुख्य बातें थी। और यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपको जो चीनी राष्ट्रपति है चाउ एन लाई, इसके बीच हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है। तो 13 का सही आंसर क हो जाएगा। 14 में, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसने हस्ताक्षर किया था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। तो इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पीछे भी बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर ए हो जाएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या किया था कि पंचशील समझौता, पंचशील कहते हैं, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। तो इस सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख भी लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण में। तो देखिए पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में और दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो आपको 1998 में हुआ था। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 16 में, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था वो आपको 1999 में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें भारत विजयी रहा। तो कभी कभी आपसे यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि केबीसी में भी एक बार पूछा गया था कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो आपको ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था, जबकि नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया था, जबकि थल सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर, नौसेना के द्वारा ऑपरेशन तलवार और भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो कारगिल युद्ध कब हुआ, 1999 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 17 में, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसने हस्ताक्षर किया था, तो वह आपको अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966 को कहाँ हुआ था, तो आधुनिक आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। 18 में, 1971 के जो महान गठबंधन बना था
उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो इसमें आपको साम्यवादी दल जो थे वो आपको शामिल नहीं था। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 19 में, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो देखिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को हम लोग शिमला समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 20 में, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था वो आपको 1966 में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जब वो ताशकंद समझौता करके अपने कमरे में आए तो आकस्मिक स्थिति में क्या होते हैं कि वह सुबह मृत पाए गए थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था, तो वह आपको लाल बहादुर शास्त्री। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा कौन दिए थे? तो वह आपको अटल बिहारी वाजपेयी। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि बताइए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा कौन दिया था? तो हम क्या कहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 21 में, मैकमोहन रेखा क्या है? तो देखिए भारत एवं चीन के बीच की क्या है? सीमा रेखा है। क्या है? सीमा रेखा है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। चलिए अब हम चलते हैं 22 में, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो देखिए 1955 में क्या हुआ था कि आपको बाडुंग में, कहाँ? बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो बाडुंग है यह कहाँ है? तो देखो भाई, यह आपको इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। तो ये जो बाडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, इसमें एशिया व अफ्रीका के क्या हुए थे कि 29 देश जो थे वह शामिल हुए थे अपने संबंधों को लेकर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद है 23 में, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये आपको 1954 में हुआ था। अभी आपको पीछे रिकॉल करवाए हैं, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि यह समझौता आपको चाउ एन लाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। अब आइए, अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे 24 नंबर प्रश्न का। देखिए क्या करा है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ, ठीक है ना। 1962 में चीन के साथ। हालांकि सीमा पर छोटी मोटी तनाव होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे कुछ युद्ध हुए उस युद्ध वर्ष को जान लीजिए। 1947 में सबसे पहले, 1965 में, उसके बाद 1971 में और 1999 में। और चारों बार क्या हुआ था कि पाकिस्तान को पराजय का मुंह झेलना पड़ा था। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। चलिए 25 में, भारत चीन युद्ध कब हुआ था या किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आपको 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ था कि आपको ये जो भारत चीन युद्ध है यह आपको क्या हुआ था कि शुरू हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क। 1962 में भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। चलिए 26 में, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो आपको कोसोजिन कर रहा था, ठीक है ना। अगर कोसोजिन बीच में नहीं आते तो हम क्या करते हैं कि लाहौर तक के क्षेत्र को भी अपने भारत में आज शामिल कर लिए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ताशकंद समझौता हुआ था कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। चलिए 27 में, 1965 और 71 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? तो देखिए 1965 और 71 में भारत का जो था वो आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 28 में, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो वह आपको अमेरिका। तो अब हम जानते हैं कि एक ध्रुवीयते विश्व कहने का मतलब जो हुआ वह क्या हुआ था। देखिए तो जब विश्व में क्या हो कि एक ही देश का वर्चस्व हो, ठीक है ना, सारे चीज़ों पर, तो उसको हम लोग कहते हैं एक ध्रुवीयता। क्या कहते हैं? एक ध्रुवीयता। तो देखिए क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश जो थे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। और इन दोनों देशों ने दुनिया के देशों को अपने अपने पाले में करने का प्रयास किया, ठीक है ना। कई बार सफल भी रहे, कई बार असफल भी रहे, ठीक है ना। तो इन दोनों देशों ने दुनिया के देशों में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के विचार से क्या किया कि आपको मतलब शीत युद्ध को जन्म दिया, ठीक है ना। यानी कि ऐसा एक वैचारिक युद्ध जिसमें क्या होता है कि युद्ध का रूप धारण करने की संभावना होती है, और यह युद्ध जो होती है वैचारिक होती है। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच क्या हुआ था कि लगभग आपको 4 दशकों तक शीत युद्ध चला। लेकिन क्या हुआ था कि 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ था कि ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन कर दिया गया और इसे 15 खंडों में तोड़ दिया गया। तब से पूरे विश्व पर क्या है कि अमेरिका का वर्चस्व है, और इसी को कहा गया आपको एक ध्रुवीयता। क्या कहा गया? एक ध्रुवीयता। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, और कहीं भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे के जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है? तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है आपको सत्य असत्य। तो इस सत्य असत्य को क्या करना है कि पहचानना है। तो देखिए सत्य असत्य में क्या करा है, भारत
की स्वतंत्र विदेश नीति है। क्या है? भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी भारत की जो विदेश नीति है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको क्या है कि गुटनिरपेक्ष है। क्या है? गुटनिरपेक्ष, जो कि आपको क्या है? स्वतंत्र है। तो एक जो है हमारा क्या है? सत्य है। अब आइए, अब हम बात करते हैं 2 में। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व की राजनीति से दूर रहना। यह गलत है। देखिए, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना और विश्व के सभी देशों के साथ सहयोग को स्थापित करना और उससे सहायता लेना, ठीक है ना। तो 2 नंबर जो है वो आपको गलत है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 3 में। किसकी बात करते हैं? 3 में। पाकिस्तान अमेरिकी सैन्य गुटों में शामिल हो गया, जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीत युद्ध जो है उसका प्रवेश हुआ। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो क्या है पाकिस्तान है, यह 1955 में क्या हुआ था कि अमेरिका के द्वारा जो बनाए गए गुट थे सीटो, उसमें यह क्या हो गया था? शामिल हो गया था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी कड़ी निंदा भी की थी। तो 3 जो है वो आपको बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान सीटों में कब शामिल हुआ था? 1955 में। चलिए 4 में। भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का क्या है कि आपको विरोधी है। तो यह आपको गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि आपको जो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, इसके तहत आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, हालांकि किसी को नुकसान ना हो। तो भारत इस चीज़ को क्या करता है कि मतलब पक्ष में है। क्या है? पक्ष में, विपक्ष में नहीं है। तो वही चौथा कह रहा है कि भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का विरोधी है, जो कि यह कथन जो है गलत है। चलिए 5 में। पंचशील का भागीदार होने के बावजूद चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। उसमें नारा दिया गया था हिंद चीनी भाई भाई, लेकिन चीन ने हमारे साथ क्या किया? बेवफाई किया और हम पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया 1962 में। चलिए 6ठा। तो ये जो 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा 6ठा। चीन के प्रभाव में आकर पाकिस्तान ने भारत पर 2 बार 1965 और 71 में आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। तो आपका जो ये 6 नंबर है, यह भी क्या है? सत्य है। 7 में। भारत मैकमोहन रेखा को अमान्य ठहराता है। गलत है, क्योंकि ये जो चीन है, यह मैकमोहन रेखा को क्या करता है? अमान्य ठहराता है। मैकमोहन रेखा है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज़ को याद रखिएगा। 8 में। सोवियत संघ के साथ निकट संबंधों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या किया है कि हनन किया है। तो यह कथन जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। हालांकि क्या हुआ था कि आपको हमारी जो विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष, लेकिन कई मायनों पर ऐसा लगता था कि भारत जो है सोवियत संघ के साथ क्या है कि थोड़ा सा झुका हुआ है। क्या है? झुका हुआ है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत और सोवियत संघ के बीच में शांति व मित्रता की संधि कब हुई थी? 1971 में। और यह वही संधि था जो हमें क्या हुआ था? 1971 के भारत पाक युद्ध में क्या हुआ था कि हमें हार से बचाया था। नहीं तो अमेरिका हमें तबाह कर देता, ब्रिटेन हमें तबाह कर देता, ठीक है ना। तो 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि मतलब असत्य हो जाएगा। 9 में। एक ध्रुवीयता के युग में भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर नहीं चल सकता, मतलब नहीं चल सकता। ये गलत है, क्योंकि आज भी विश्व में एक ध्रुवीयता है, लेकिन फिर भी क्या है कि भारत की जो विदेश नीति है वो आपको स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। चलिए 10 में। सोवियत संघ की तरह रूसी संघ से भारत ने निकट संबंध बनाए हैं। तो 10 जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चलते आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में। कहाँ चलते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में। तो देखिए, मार्च 1947 में दिल्ली में डॉट डॉट संबंध का सम्मेलन हुआ था। तो देखिए, मार्च 1947 में दिल्ली में आपको क्या हुआ था कि एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 2 में। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु डॉट डॉट सुरक्षा की कार्यवाही की गई। तो यह आपको सामूहिक सुरक्षा की। तो ये जो कोरियाई लड़ाई है यह आपको पहली बार 1950 से 53 के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 3 में। पंचशील का एक सूत्र है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 4 में। 1961 में बेलग्रेड में पहला डॉट डॉट हुआ था। तो देखिए, 1961 में बेलग्रेड में पहला क्या हुआ था कि आपको गुटनिरपेक्ष देशों का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, जिसमें 25 देश जो थे वो आपको भाग लिए हुए थे। चलिए 5वां। 1955 में डॉट डॉट संधि अस्तित्व में आई थी। तो देखिए, 1955 में आपको बगदाद संधि जो था वो क्या हुआ था कि आपको अस्तित्व में आया था। तो यह 5 का आंसर बगदाद हो जाएगा। 6 में। 1962 में डॉट डॉट ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए, 1962 में चीन ने क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया था। 7 में। 1971 में डॉट डॉट ने भारत पर आक्रमण किया। तो 1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पाकिस्तान। 8 में।
ताशकंद समझौता कराने में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो थे वह आपको कोसोजिन थे, जिन्होंने क्या किया था कि मध्यस्थता किया था। तो यह बिल्कुल सही है। चलिए 9 में, भारत ने 1974 में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। यह भी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। चलिए 10 में, 1991 में डॉट डॉट का युग आ गया। तो 1991 में आपको एक ध्रुवीयता का युग आ गया। कौन सा युग आ गया? एक ध्रुवीयता का। चलिए अब 11 में, भारत ने डॉट डॉट में डॉट डॉट के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए भारत ने ताशकंद में, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था, या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि भारत ने शिमला में पाकिस्तान के साथ क्या किया था कि मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये सारे बातें हो सकती है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बार बार बता रहे हैं कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। अब आइए, अब हम इसके अगले जो मतलब जो क्या है कि टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कि निम्न की जोड़ी बनाई, जो कि उतना ज़्यादा प्रमुख नहीं है, आप उसको अपने से देख लीजिएगा। अब आइए, अब हम यहाँ से कुछ मिलान करने वाला है, उस मिलान करने वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए भारत चीन युद्ध, ठीक है ना, तो यह आपको 1962 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। देखिए ताशकंद समझौता 2 में, तो यह आपको 1966 में, शिमला समझौता 1972 में, पंचशील घोषणा 1954 में, तो यह आपको बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, 2 का जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, 3 का जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर आगे आइए, इसी का है एक टॉपिक और, जिसमें क्या है कि कह रहा है आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967। भारत चीन युद्ध, यह आपको 1962, बिल्कुल सत्य है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, यह आपको क्या हुआ था कि चीन के द्वारा जो तिब्बत पर कब्जा किया गया था, यह आपको 1959 में, जो कि यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कब? 1959 में, बना लीजिएगा आप अपने बुक में, ठीक है ना। फिर है आपको यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की क्या है कि आपको स्थापना, ठीक है ना, यानी कि चौथा कह रहा है कि यूरोप ये आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, तो ये आपको 1948। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। तो देखिए आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967, भारत चीन युद्ध 1962, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा 1959, उसके बाद आसियान की स्थापना, तो यह जो हुआ था 1900 कितना में? तो 67 में, ठीक है ना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी, 2 का जो हो जाएगा वो आपको डी, 3 का जो हो जाएगा वो आपको बी, और 4 का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वह आपको ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला विदेश मंत्री था वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। किसने गुट निरपेक्षता की नीति को अनैतिक कहा था? तो यह आपको डलेस ने कहा था। कौन कहा था? डलेस ने। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? डलेस। 3 में, किसने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है? तो ये आपको जोसेफ स्टालिन ने कहा था, ठीक है ना, सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति थे। 4 में, 1971 की लड़ाई में किस महाशक्ति ने हमारे पक्ष का समर्थन नहीं किया था? तो वह आपको अमेरिका ने हमारा समर्थन नहीं किया था, जबकि 1971 की लड़ाई में सोवियत संघ ने हमारा सहयोग किया था। 5 में, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरिया की लड़ाई में अणु बम गिराने की धमकी दी, जिसे नेहरू ने क्या किया था कि आपको विरोध किया था? तो ट्रूमैन। तो ऐसे भी जान लीजिए कि जापान पर 2 एटम बम गिर चुका था, ठीक है ना, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को जो बम गिरा था उसका नाम था फैटमैन। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। चलिए 6 में, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में, 11 व 13 में 1998 को। चलिए 7 में, 2003 में भारत ने किस प्रधानमंत्री, देखिए क्या कर रहा है 7 में कि 2003 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने चीन के साथ संबंधों को बहुत सुधारा? तो आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो 7 का सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। 8 में, किस देश ने नस्लीय भेदभाव या रंग भेद की नीति अपनाई थी? तो वह आपको दक्षिण अफ्रीका में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज कर करके क्या कर लेना है कि लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए 9 में, 1955 में चीन को किस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो देखिए तो भारत के विशेष प्रयास से 1955 में चीन को क्या हुआ था कि आपको यानी कि बाडुंग सम्मेलन में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था, ताकि दुनिया के देश क्या हो सके कि चीन को एक देश मान सके। और इसमें जो भरपूर सहयोग किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। तो इसी सहयोग का बदला जो है वह 1962 में हमें से युद्ध करके क्या किया था? दिया था, ठीक है ना। आइए 10 में,
किस महाशक्ति के विघटन से एक ध्रुवीयता की स्थिति पैदा हो गई थी? तो सोवियत संघ के विघटन से एक ध्रुवीयता की जो स्थिति है वह आपको क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई। तो आप इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे कि अच्छे से अपने फेयर में नोट कर लेंगे। जहाँ भी कोई समस्या होगी आप कमेंट करके क्या करेंगे, हमसे पूछेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, तो वीडियो लंबा होने का कारण क्या है कि इसमें चैप्टर के जो सारे मतलब कि लगभग जो निचोड़ है उसको हम समाहित किए, तो स्वाभाविक सी बात है कि चैप्टर ये लंबे जाएंगे, ठीक है ना, वीडियो लंबे जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ।